देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 21,700 तक पहुंच चुकी है। इसमें अभी 16,454 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 686 मरीजों की मौत हो गई है। 4,325 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अभी चिंता महाराष्ट्र को लेकर है, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं कोरोना मरीजों के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है, लेकिन चिंता मध्य प्रदेश ने बढ़ाई है, जहां मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इस स्थिति के अंदर देखें तो 33 नए जिले ऐड हुए हैं, जो कि 9 स्टेट में ऐड हुए हैं, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। चलिए हमारे संवाददाताओं से जुड़ते हैं और ताजा अपडेट लेते हैं कोरोना मरीजों को लेकर। सबसे पहले दीपाली आपके पास आएंगे। देश और अलग अलग राज्यों में ताजा अपडेट क्या है? 21,700 के पास मामले पहुंच गए हैं। बिल्कुल कविता, अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक दिन में 1400 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अब ये संख्या बढ़कर 21,700 तक पहुंच गई है। एक्टिव केसेस की बात करें, यानी कि ऐसे मरीज जिनका इलाज चल रहा है, तो ये संख्या 16,680 से भी ज्यादा है। वहीं अब तक कोरोना वायरस की वजह से 686 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर हम ऐसे लोगों की बात करें जिन्होंने इसको मात दी है, तो ऐसे लोगों की संख्या 4,324 है। तो लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है और जिसका जिक्र आपने किया कि महाराष्ट्र में स्थिति काफी चिंताजनक है। दूसरे नंबर पर गुजरात है। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो वो है राजधानी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में भी 2200 से ज्यादा कुल पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत हुई है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से राहत की खबर ये है कि पिछले 4-5 दिन से जो लगातार हम ये आंकड़े बता रहे थे कि राजधानी दिल्ली में मरीजों की मौत हो रही है, उसमें थोड़ी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। एक नई शुरुआत राजधानी दिल्ली में की जा रही है और ये दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए है, जो कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। अब इनके लिए भी कोविड-19 टेस्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड सेंटर बनाया जाएगा। आज ही दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसके निर्देश दिए हैं। एक और अपडेट मैं देना चाहूंगी, जिस तरह से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है कि पिछले 14 दिनों में 78 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो ये करीब 20% पहुंच गया है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो रिकवरी है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। साथ ही जो डेटा दिया गया है वो ये कि लॉकडाउन की अगर हम बात करें, जब से लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया है तब से लेकर अब तक 24 गुना तक टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया गया है। और वहीं अगर हम नए पॉजिटिव मरीजों की बात करें, इनमें भी 16 गुना तक इजाफा देखने को मिला है। हम देख रहे हैं कि लगातार केंद्र सरकार फोकस कर रही है, राज्यों के साथ मिलकर इस बारे में काम कर रही है कि जो कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं इनकी संख्या को बढ़ाई जाए, साथ ही साथ आइसोलेशन वार्ड्स में भी बढ़ोतरी की जाए। तो स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले एक महीने में कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स और आइसोलेशन वार्ड्स की संख्या भी 3 गुना से ज्यादा बढ़ी है। जी कविता। ऑलराइट, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ताजा अपडेट। लेकिन चलिए रुक करते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां से हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विवेक, ये बताएं, महाराष्ट्र को लेकर स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है, ताजा अपडेट क्या है? फोन करो, फोन। विवेक, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की बात है, आपको बता दें कि आईसीएमआर ने यहाँ महाराष्ट्र को प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी दे दी है और यहाँ पे कुल मिला के 5,649 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। और अगर हम मृत्यु दर की बात करें, लगभग 18 डेथ्स एक दिन में यहाँ पर नोट की गई है। धारावी में स्पेसिफिकली, क्योंकि हम लगातार मामला गंभीर होता हुआ देख रहे हैं, सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या यहीं से निकल कर आ रही है। झुग्गी बस्तियों में जो है कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी सरकार की काम तो कर रही है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टेस्टिंग जारी है, उसकी वजह से यहाँ पर नए केसेस भी लगातार आ रहे हैं। और डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ विवेक गुप्ता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विवेक, हमें ये बताएं कि महाराष्ट्र को लेकर और खासतौर से मुंबई को लेकर स्थिति कितनी गंभीर बनी हुई है अभी भी?
कविता, देखिए महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं कोरोना वायरस के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मामला अब 5,000 के ऊपर जा चुका है, 5,200 के ऊपर जा चुका है। वहीं मुंबई की बात करें तो ये आंकड़े अब 3,500 के आसपास जा चुके हैं। लेकिन जो सबसे डरावनी और जो सबसे खतरनाक आंकड़े आ रहे हैं वो अब मुंबई के धारावी इलाके से आ रहे हैं। आज नए 25 मामले सामने आए हैं और धारावी के जो आंकड़ा है वो अब 213 पहुंच चुका है। और आज धारावी में एक और मौत हुई है, यानी कि मौत का आंकड़ा धारावी में सिर्फ बात करें तो 13 मौत के आंकड़े धारावी पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से मुंबई के कुछ और स्लम्स इलाके हैं, वहां पर भी ये जो आंकड़े वो लगातार बढ़ते आ रहे हैं। और कुछ देर बाद ही इस पूरे मामले में बीएमसी जो है वो अपने डेटा रिलीज करेगी और रिलीज करने के बाद पता चल पाएगा पूरे मुंबई में कितने आंकड़े बढ़े हैं। लेकिन जिस तरीके से ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं तो ये काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि कल ही जो हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, कि जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। सिर्फ धारावी की बात करें तो 20 लाख से ज्यादा आबादी इस क्षेत्र में रहती है और हर एक लोगों का स्क्रीनिंग, डोर टू डोर जाके स्क्रीनिंग करना, उनकी जांच करना और उनका इलाज करना, ये काफी ज्यादा चुनौती है महाराष्ट्र सरकार के लिए। इसलिए अब महाराष्ट्र सरकार लोगों से गुजारिश कर रही है कि जो लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो कंजस्टेड इलाके में रहते हैं, अगर उन्हें कोरोना वायरस के जरा से भी सिम्टम्स सामने मिलते हैं या फिर उनको लग रहा है कि उनको कोरोना वायरस की चपेट में वो आ रहे हैं, तो तुरंत वो सरकार के सामने आए और डॉक्टरों के सामने आए, ताकि उनका इलाज जल्द से जल्द किया जा सके और जो वायरस है वो दूसरी जगह ना फैले। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इस पूरे मामले में जो मेडिकल फैटर्निटी के मामले हैं वो लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। जैसा कल हमने भी बताया था आपको कि मुंबई में 250 से ज्यादा डॉक्टर, नर्स और मेडिकल फैटर्निटी के लोग हैं जो कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा आंकड़ा, सबसे ज्यादा आंकड़ा मुंबई के आर्मीपड़ा इलाके का है, जहाँ पर वॉकहार्ट हॉस्पिटल है। 85 मामले वहां पर सामने आ चुके हैं। दूसरा जो है वो मुंबई के तारदेव इलाके का भाटिया हॉस्पिटल है, वहां पर 45 मामले आ चुके हैं। और इसी तरीके से बॉम्बे हॉस्पिटल में भी आंकड़ा 25 तक पहुंच चुका है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो डॉक्टर दिन रात कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। बिल्कुल, कविता, शुक्रिया विवेक तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को अगले साल जून तक बढ़ी हुई महंगाई भत्ता यानी डीए नहीं मिलेगा। सीएनबीसी आवाज ने 2 दिन पहले ये खबर आपको बताई थी और आज उसकी पुष्टि भी हो गई है। कोरोना से निपटने में भारी खर्च को देखते हुए सरकार ने इस बारे में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया है। लेकिन तमाम डिटेल्स के साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये बताएं हमें कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता केंद्र कर्मचारियों को अगले साल तक रोकने को लेकर हमने पहले ही खबर दिखाई थी और अब इस पर मुहर लग गई है, लेकिन सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसमें क्या क्या कहा गया है? देखिए, सरकार यानी वित्त मंत्रालय ने जो औपचारिक तौर पर आदेश जारी किया है महंगाई भत्ते को लेकर के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कही गई है कि 1 जनवरी 2020 यानी इस साल 1 जनवरी से जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता था उसका भुगतान किया जाना था अप्रैल से, वो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता आपको नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, इस 1 जनवरी के बाद 1 जुलाई से भी महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की जानी थी, वो भी अब बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उसके बाद 1 जनवरी 2021 यानी अगले साल 1 जनवरी से जो महंगाई भत्ते बढ़ोतरी की जानी थी वो भी महंगाई भत्ता अब नहीं बढ़ेगा। यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जो 3 किस्त है, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021, ये तीनों बढ़ोतरी जो है सरकार ने रोक दिया है। यानी अब ये बढ़ोतरी नहीं करेगी। यानी अगली बढ़ोतरी अब आपको अगले साल 1 जुलाई 2021 में देखने को मिलेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि अब तक जो महंगाई भत्ता जिस दर पर आपको मिल रहा होता उस दर पर आपको महंगाई भत्ता मिलता रहेगा, लेकिन उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। और एक और खास बात इस ऑर्डर में यह है कि इस बढ़ोतरी को जो रोका गया है उसका भुगतान आपको एरियर के तौर पर यानी बकाया के तौर पर नहीं किया जाएगा। और इससे कम से कम जो मेरी जानकारी है 48 लाख जो मौजूदा कर्मचारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के उन पर असर पड़ेगा। 65 लाख पेंशनधारी हैं, उन दोनों को मिला दें तो करीब 1.25 करोड़ परिवार हैं जो इन पर निर्भर है। हालांकि सरकार का मानना है कि यह इसलिए किया जा रहा है ताकि कोरोना पर जो खर्च किया जा रहा है उसके लिए पैसे जुटाए जा सके। और सरकार का आकलन है कि इस फैसले से 37,530 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बचा लेगी। अक्सर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते पर जो फैसला लेती है उसी का अनुपालन राज्य सरकारें करती है। तो अगर राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाती है तो वो 82,566 करोड़ रुपए बचाएगी। यानी केंद्र राज्य दोनों मिला करके 1,20,000 करोड़ रुपए बचा लेगी, ऐसा सरकार का आकलन है। एक और खबर है, कोरोना से निपटने के लिए आर्थिक मोर्चे पर क्या कदम उठाए जाएं, इसे लेकर कल एक बार फिर वित्त मंत्री जो है प्रधानमंत्री के साथ बैठक करने वाली हैं। लक्ष्मण, ये बताएं कि क्या अहम मुद्दा हो सकता है इस बैठक का?
देखिए, इस बैठक में जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल दोपहर में जो बैठक होगी उसमें दरअसल जो आर्थिक राहत पैकेज जिसका हम सब लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इंडस्ट्री इंतजार कर रही है, उसकी बारीकियों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री के साथ घंटों बैठक की वित्त मंत्री ने, और माना जा रहा है कि उस समय जो मसौदा पेश किया गया था उसमें कुछ बदलाव की सिफारिश प्रधानमंत्री ने उस बैठक में की थी। अब उस बदलाव के साथ फिर नए सिरे से प्रस्तावों को रखा जा रहा है और कल बैठक में कोशिश की जाए कि उन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाए और इस बीच अलग अलग क्षेत्रों से सुझाव आए हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। यह बैठक ऐसे समय में की जा रही है जब आपको अगले ही हफ्ते सोमवार को प्रधानमंत्री सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की कोशिश यह है कि कोरोना से जिन जिन सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है उनको किस तरह से राहत दी जाए, उसकी रणनीति बनाई जाए। उसी रणनीति के तहत यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी 9300 के पार टिकने में कामयाब रहा है। निजी बैंकों की बात करें, खरीदारी की वजह से निफ्टी बैंक में 550 अंकों की मजबूती हमने आती हुई देखी है और आज आईटी और फाइनेंशियल शेयरों में भी हमने बढ़त पे कारोबार होते हुए देखा है। पूरा अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा से। सुमित, ये बताएं कि आज के कारोबारी सत्र में किन सेक्टर्स और शेयरों में हमने ज्यादा हलचल देखी? देखिए, शुरुआत तो करेंगे निफ्टी गेनर्स के साथ, जहां पे कोटक महिंद्रा बैंक लीड कर रहा था, 9 से 10% तक का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा टीसीएस दोबारा 7 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचता हुआ 4% का यहां पर भी उछाल था। इन्फोसिस में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और आईसीआईसीआई बैंक भी लगातार बिकवाली के बाद एक पुल बैक में आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी लूजर में टाइटन का नाम था, स्ट्रॉन्ग बिकवाली रही ब्रोकरेज हाउसेस के डाउनग्रेड के बाद। एचयूएल गाइडेंस कट का इंपैक्ट देखने को मिला एचयूएल में भी, और पावर ग्रिड और श्री सीमेंट में भी आज बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में एलआईसी हाउसिंग, मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम दोनों में ही अच्छी तेजी देखने को मिली। साथ ही साथ कैस्ट्रॉल भी एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति यहां बनते हुए दिखाई पड़ी, एक अच्छी खरीदारी यहां पर रही। मिड कैप लूजर्स में एनबीसीसी, मैक्स फाइनेंशियल, इन्फोएज और महानगर गैस कुछ ऐसे नाम थे जहां पर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में सबसे ऊपर नाम रहा एफ&ओ गेनर्स में इक्विटास का 20% का उछाल आज इस शेयर में देखने को मिला। इसके अलावा उज्जीवन भी करीब 10 से 15% तक की तेजी आज के सत्र में करता हुआ दिखाई पड़ा। एलआईसी हाउसिंग और एनआईटी टेक कुछ और ऐसे नाम थे जो कि एफ&ओ साइड पे एक अच्छी तेजी आज दिखा रहे थे। एफ&ओ लूजर में पहला नाम यस बैंक का, इसके अलावा बायोकॉन, टाइटन और मैक्स फाइनेंशियल कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में प्रेशर देखने को मिला। इंडिविजुअल सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज आईटी स्टार परफॉर्मर था, जहां पर सबसे ज्यादा तेजी एनआईटी टेक में, टीसीएस में, इन्फोसिस में, माइंड ट्री में नंबर से ठीक पहले आज खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा बैंकिंग, एनबीएफसी कुछ और ऐसे सेक्टर थे जो कि तेजी में थे और साथ ही साथ मेटल में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली। शुक्रिया सुमित तमाम डिटेल्स के लिए, पूरे मार्केट राउंडअप के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट ने आज चौथी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं जो अच्छे आए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है साल दर साल 21% बढ़कर 1425 करोड़ रुपए रहा है। ऑपरेटिंग एबिटा की बात करें 52 करोड़ रुपए से बढ़कर 2040 करोड़ रुपए पे आ गया है। वहीं सब्सक्रिप्शन से आय में भी 41% की बढ़त दर्ज की गई है। नेटवर्क 18 के भी नतीजों पर डाल लेते हैं एक नजर। चौथी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग आय 19% बढ़कर 1464 करोड़ रुपए रहा है। वहीं ऑपरेटिंग एबिटा भी 12 करोड़ रुपए से बढ़कर 225 करोड़ रुपए रहा है। इस दौरान कंपनी की टीवी सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ग्रोथ 41% रही है। और आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी दे देते हैं, आप जो चैनल देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, वो टीवी 18 नेटवर्क का हिस्सा है और इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार और भी खबरें हैं, बने रहें। चालू कारोबारी साल में अर्थव्यवस्था की विकास दर गिरकर -0.9% तक जा सकती है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी के गठन के साथ साथ छोटे उद्योगों के लिए क्रेडिट प्रोटेक्शन स्कीम की घोषणा करनी चाहिए। इंडस्ट्री चैम्बर सीआईआई ने अर्थव्यवस्था में रिकवरी के लिए सरकार को कई सुझाव भी यहां दिए हैं। देखिए, लंबे लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे लौटे, इसको लेकर इंडस्ट्री चैम्बर सीआईआई ने सरकार से कई तरह की सिफारिशें की हैं। सीआईआई ने यह कहा है कि चालू वित्त वर्ष में जो जीडीपी ग्रोथ है
वो -0.9% से 1.5% तक रह सकती है और इसी को आधार बनाकर ये तमाम सिफारिशें जो हैं वो की गई है। सीआईआई ने ये कहा है कि सरकार को शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के हिसाब से राहत पैकेज के ऐलान करने होंगे। अपनी सिफारिश में सीआईआई ने ये कहा है कि सरकार को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के इस्तेमाल से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी का गठन करना होगा, जिसके जरिए इंडस्ट्री की मदद की जा सके। इसके अलावा डिमांड बढ़ाने के लिए जो सबसे गरीब 22 करोड़ लोग हैं उनके खाते में डीबीटी के जरिए कैश ट्रांसफर करना होगा और इसके लिए सरकार को करीब 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त पैकेज का ऐलान करना होगा। जहां तक एमएसएमई सेक्टर का सवाल है, इसमें सीआईआई ने यह मांग की है कि एमएसएमई सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके लिए क्रेडिट प्रोटेक्शन स्कीम की घोषणा सरकार करे और उन्हें जो लोन मिलेंगे उस पर 75 से 80% लोन पर आरबीआई जो है वो गारंटी दे, ताकि डिफॉल्ट के केस में जो लेंडर्स हैं उनकी मुश्किलें ना बढ़े। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि रफ्तार बढ़ाने के लिए जो पब्लिक स्पेंडिंग है उसमें बढ़ोतरी करने की जरूरत है और सरकार इस पद में 6 लाख करोड़ रुपए जो है वो खर्च करे। साथ ही साथ जो वर्किंग कैपिटल है उसमें उसकी लिमिट भी जो बैंक है वो उसमें बढ़ोतरी करे और केंद्र सरकार जो है इस पर 4 से 5% तक की गारंटी दे। काम के दौरान कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने पर इसे कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं माना जाएगा। सरकार ने इस पर सफाई दी है कि फैक्ट्री में कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने पर कंपनी पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा। और इस पर तमाम डिटेल्स के साथ एक बार फिर प्रकाश प्रियदर्शी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताएं इसको लेके क्या डिटेल्स है? 20 अप्रैल से मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने को लेकर सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसके कुछ प्रावधानों को लेकर इंडस्ट्री को ऐतराज था और इसमें सरकार से ज्यादा स्पष्टीकरण की मांग की जा रही थी। जिन प्रावधानों का हवाला देकर इंडस्ट्री ऐतराज कर रही थी, जिसमें सबसे अहम यह है कि फैक्ट्री में काम करने के दौरान अगर कोई कर्मचारी या मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो इसके लिए कंपनी की जवाबदेही तय होगी और उसके ऊपर आपराधिक मामला जो है वो दर्ज किया जाएगा। सीआईआई, फिक्की जैसे जो इंडस्ट्री चैंबर्स हैं उन्होंने सरकार से कई फोरम पर इन प्रावधानों को बदलने की मांग की और ये कहा कि इससे डर का माहौल जो है वो बनेगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर इंडस्ट्री जरूरी सुविधाएं कर्मचारी को नहीं देती है तो फिर उसकी जवाबदेही जो है वो तय होनी चाहिए, लेकिन कर्मचारी की गलती से अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो इसके लिए कंपनी की जवाबदेही जो है वो तय नहीं होनी चाहिए। हालांकि कल सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया था और ये कहा था कि इसके लिए इंडस्ट्री को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए गए हैं। लेकिन इंडस्ट्री इससे सहमत नहीं थी और सरकार से ज्यादा स्पष्टीकरण की मांग कर रही थी और इन प्रावधानों को बदलने की मांग कर रही थी। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार की तरफ से एक और स्पष्टीकरण जारी किया और स्पष्ट रूप से ये कहा कि सरकार ने इस तरह के कोई भी दिशा निर्देश जारी ही नहीं किए हैं, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, ये महज एक अफवाह है। फैक्ट्री में काम करने के दौरान अगर कोई मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया भी जाता है तो इसके लिए कंपनी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और इंडस्ट्री जो है वो सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करते हुए बिना डर के काम कर सकती है। तो जाहिर तौर पे सरकार के इस स्पष्टीकरण से इंडस्ट्री की जो चिंताएं हैं वो दूर हुई हैं और वो बिना डर के काम कर सकते हैं। शुक्रिया प्रकाश तमाम डिटेल्स के लिए। देश में विमान सेवाएं कब से शुरू होंगी, इस बात को लेकर अभी कोई सफाई सरकार की तरफ से नहीं आई है, लेकिन एयरलाइंस ने एक बार फिर हवाई टिकट्स की बुकिंग शुरू कर दी है। अगर लॉकडाउन की मियाद बढ़ती है तो इन टिकट्स का क्या होगा, इसको लेकर एयरलाइंस की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन इस खबर पर तमाम डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी रोहन सिंह जुड़ गए हैं। रोहन, ये बताएं विमान सेवाएं यहाँ पर कब से शुरू होंगी ये तो पता नहीं, लेकिन टिकट्स जो इशू कर चुके हैं उसको लेकर क्या सॉल्यूशन है अब? जी, सरकार की तरफ से, डीजीसीए की तरफ से एक बार नहीं बल्कि कई बार डायरेक्टिव्स आ चुके हैं, आदेश आ चुका है कि एयरलाइंस इस वक्त बुकिंग ना करें। सरकार ने एयर सर्विसेज लिफ्ट करने के ऊपर कोई जो है फैसला इस वक्त नहीं किया है और इस वक्त जो सजेस्टेड है वो ये है कि किसी भी तरह की बुकिंग ना की जाए। बहुत ही क्लियर आदेश था, लेकिन उसके बावजूद 16 मई के बाद से लगभग तमाम एयरलाइंस ने बुकिंग शुरू कर दी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 18 मई का हमने एक टेंटेटिवली मेक माई ट्रिप पे देखा है तो गो एयर और स्पाइस जेट ये दोनों ही जो है अपनी फ्लाइट्स चला रही हैं। इसके अलावा अगर हम और आगे जाते हैं 9 जून की अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इंडिगो की भी कई सारी फ्लाइट्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। और एक और जो खास बात है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, लेकिन हमने कोशिश की गो एयर की एक फ्लाइट टिकट बुक करने की तो 3 साथ में जो सीटें हैं वो तीनों यहाँ पे बुकिंग ले रही हैं, यानी कि जो तमाम तरह की सरकार की तरफ से जो डायरेक्टिव है उसका पालन बहुत ज्यादा नहीं किया जा रहा है और खासतौर पर जो एयरलाइंस है वो बुकिंग इस वक्त ले रही है, जबकि सरकार ने इसके लिए मना किया। ऐसा
सवाल यह है कि जैसे पहले लोगों का टिकट का जो पैसा है वो फंस चुका है, क्या वही स्थिति इस बार भी आएगी? क्या जो एयरलाइंस है वो रिफंड देगी या दोबारा से वो क्रेडिट शेल जैसे स्कीम के चक्कर में पैसेंजर्स को फंसा देंगी? तो इस बात को लेकर सरकार की तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए या एयरलाइंस को अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहिए। बिल्कुल रोहन, आप बने रहे हमारे साथ। इंपोर्ट होने वाले तेल और खाने पीने के सामान का इंस्पेक्शन फटाफट होगा। फूड रेगुलेटर फसाई ने कहा है कि खाने के तेल, अनाज जैसे आइटम्स को एक दिन में हरी झंडी देने का आदेश दिया गया है ताकि देश में खाने पीने के सामान की दिक्कत ना हो। हालांकि सभी सैंपल्स की लेबोरेटरी में जांच होगी और अगर टेस्ट में ये फेल हो जाते हैं तो सख्त कार्रवाई भी होगी इन पर। रोहन बताएं, यहाँ पर फसाई ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा है? जी, देश में खाने पीने के सामान की किसी तरह से कमी ना हो, इसके लिए फैसला किया गया है। फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने तमाम जो कस्टम ऑफिसर्स हैं उनको चिट्ठी लिखी है और कहा है कि खाने का तेल और अनाज इन दोनों की आपूर्ति को रोका ना जाए, उन्हें सेम डे क्लियरेंस दिया जाए और सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन के आधार पर उन्हें क्लियरेंस दिया जाए। पोर्ट्स पे उनको क्लियर करने में ज्यादा समय ना लगे। हालांकि जो फूड इंपोर्टर्स हैं उनको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि वे जो सामान इंपोर्ट कर रहे हैं वो पूरी तरह से मानकों पर खरा उतरता है और अगर किसी तरह की उसमें मानकों पर वो खरा ना उतरे तो ये जिम्मेदारी फूड इंपोर्टर की होगी। लेकिन जो लैब है, लेबोरेटरी में जांच है, उसकी जांच बाद में की जाएगी, उसके लिए सैंपल लिए जाएंगे। उसके इंतजार में कंसाइनमेंट को ना रोका जाए और बाजार में जो है इस तरह के जो आइटम्स हैं उनकी आपूर्ति बनी रहे। इसके लिए ये फैसला फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई की तरफ से किया गया है कि तुरंत क्लियरेंस दिया जाए तमाम इस तरह के जो आइटम्स हैं उनको। शुक्रिया रोहन तमाम डिटेल्स के लिए। कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस कार्य समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में सोनिया ने कहा कि बीजेपी नफरत का वायरस फैला रही है। सोनिया ने कोरोना के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार की गंभीरता पर भी सवाल उठाए। सोनिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने पीएम से टेस्टिंग बढ़ाने का आग्रह किया था। सोनिया ने कहा कि पीपीई किट भी खराब क्वालिटी की है। उन्होंने कहा कि देश में किसान और मजदूर मुश्किल में हैं। We all know trade, commerce and industry have come to halt and crores of livelihoods are being destroyed practically. The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed after May the 3rd. आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक अच्छी खबर। देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो को 1 साल पूरा हो गया है। मनी कंट्रोल प्रो ने 1 साल में आपको एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट आइडियाज के साथ साथ एक्सक्लूसिव एनालिसिस और इनसाइट और क्यूरेटेड मार्केट डेटा उपलब्ध कराया है और वो भी बिना किसी विज्ञापन के। मनी कंट्रोल प्रो को ₹1 प्रति दिन के स्पेशल ऑफर पर सब्सक्राइब करने के लिए मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन करें और ₹20,000 तक के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स पाएं। याद रहे ये ऑफर 21 अप्रैल से 7 मई 2020 तक के लिए है। और आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन खबरों की तमाम अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही रुकिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। मेरे